नमस्कार। गत वीडियो में सामाजिक नियंत्रण का अर्थ जानने के बाद और उसकी आवश्यकता और महत्ता और प्रकारों को जानने के बाद अब ज़रूरत है इस बात को जानने की कि सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित किया जाता है, यानी कि वो कौन कौन से साधन और अभिकरण हैं जो कि इस कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं। तो हमने बात करी कि अगर समाज में नियम और व्यवस्था नहीं हो तो जीवन सामान्य रूप से नहीं जिया जा सकता, यानी कि नियम और व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी है और उसके लिए समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपना एक नियंत्रित और मर्यादित व्यवहार करे, ये भी जरूरी है। और शायद इसीलिए सामाजिक नियंत्रण को सामाजिक जीवन में और समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। लेकिन इसके लिए कौन कौन से साधन और अभिकरण प्रयोग में किए जाते हैं, यह जानना भी आवश्यक है। कॉमनली या यूं कहूं कि सामान्य रूप से साधन और अभिकरण को एक ही समझा जाता है। साधन को अंग्रेजी में मीन्स कहते हैं और अभिकरण को अंग्रेजी में एजेंसी कहते हैं। तो इन्हें एक माना जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। तो चलिए सबसे पहले तो हम यही जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर साधन और अभिकरण होते क्या हैं। तो पहले बात करते हैं अभिकरण की। अभिकरण का तात्पर्य है उन समूहों से, उन संगठनों से, उन सत्ता से जो नियंत्रण को समाज पर लागू करते हैं। नियमों को लागू करने का जो माध्यम है वो अभिकरण कहलाता है। यानी नियम बन गए, लेकिन उन नियमों को समाज में अभिकरणों के द्वारा ही लागू किया जा सकता है। जैसे परिवार, जैसे राज्य, जैसे शिक्षण संस्था या अन्य कोई और ऐसा संगठन जिसके द्वारा से ये नियम जो होते हैं वो समाज पर लागू किए जाते हैं। और कुछ ऐसी संगठन, प्रथाएं, परंपराएं नियमों को लागू करने के मूर्त माध्यम बनते हैं जिन्हें हम अभिकरण कहते हैं। अब बात करते हैं हम साधनों की। तो साधन का अर्थ किसी विधि या तरीके से होता है जिसके द्वारा कोई भी अभिकरण या एजेंसी अपनी नीतियों को, अपने आदेशों को लागू करती है। प्रथा, परंपरा, लोकाचार, हास्य व्यंग, जनमत, प्रचार, कानून, पुरस्कार, दंड आदि सामाजिक नियंत्रण के साधन कहलाते हैं। इस प्रकार से सभी साधन और अभिकरण मिलकर के सामाजिक नियंत्रण को स्थापित करने में सहयोग प्रदान करते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ प्रमुख सामाजिक नियंत्रण के साधन और अभिकरणों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं परिवार की, क्योंकि सबसे पहला संपर्क ही एक व्यक्ति का अपने परिवार से होता है। परिवार ही उसे एक जैव की इकाई से सामाजिक इकाई यानी कि सामाजिक मानव बनाता है। नियंत्रण के इसे अनौपचारिक साधन के रूप में हम जानते हैं। यह असंगठित है और प्राथमिक साधनों में इसका स्थान सर्वोपरि माना जाता है। इसीलिए समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी इसी परिवार से ही होती है, जहाँ व्यक्ति नियम, प्रथा, कानून, मर्यादा, संयम, मूल्य, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। परिवार के सदस्यों से मिलकर के ही सर्वप्रथम वह सामाजिक जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझता है। किस प्रकार से उसका जीवन होना चाहिए, किस प्रकार से उसे व्यवहार करना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी उसे परिवार में समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा परिवार के सदस्यों द्वारा दी जाती है और उसे नियंत्रण का महत्व समझाया जाता है। व्यक्ति स्वतः ही सामाजिक नियमों को आत्मसात करता है और उन्हें अपने आचरण में उतारता है, जिससे कि समाज में नियंत्रण बना रहता है। और इसीलिए जन्म से मृत्यु पर्यंत वो परिवार का सदस्य बना रहता है और अपनी इस सामाजिक मर्यादा को निभाते हुए सामाजिक नियंत्रण में सहयोग प्रदान करता है। बात करें जन रीतियों की, तो जन रीतियाँ जिन्हें अंग्रेजी में फोक वेज कहते हैं, जिन्हें समनर ने प्रतिपादित किया था,
वो भी सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। समनर कहते हैं कि जन रीतियां प्राकृतिक शक्तियों के समान होती हैं, जिनका पालन व्यक्ति अचेतन रूप से करता है। जन रीतियां सामाजिक नियंत्रण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि इनका जन्म स्वतः ही होता है और बार बार दोहराने से ये विकसित होती है। इनकी उत्पत्ति जानबूझकर किए गए प्रयत्नों से ही होती है। जनरीतियों के संग ही लोकाचार भी सामाजिक नियंत्रण को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब जनरीतियां समूह कल्याण की भावना से जुड़ जाती हैं तो वह लोकाचार का रूप धारण कर लेती हैं। ये जनरीतियों की अपेक्षा अधिक स्थिर होती हैं और उनका उल्लंघन करने पर कठोर दंड व्यवस्था की जाती है। लोकाचार में उचित और अनुचित दोनों का भाव निहित होता है और लोकाचार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के होते हैं। लोकाचार के साथ ही अगर हम बात करें प्रथाओं की, तो वो भी सामाजिक नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किस प्रकार से निभाती हैं? तो बात करते हैं कि सामाजिक नियंत्रण में प्रथाएं सामान्य जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, क्योंकि जब जनरीतियां व्यवहार में बहुत अधिक आ जाती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं, तो वह सारे समूह अथवा समाज की आदत बन जाती हैं और उन्हें ही हम प्रथाओं के रूप से जानते हैं। कस्टम्स, जिन्हें अंग्रेजी में हम प्रयोग में लेते हैं, ये जनरीतियां और जब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने के कारण प्रथाओं में बदलती हैं, तो अपने आप व्यक्ति इन्हें आत्मसात कर लेता है और उसे बाध्य हो जाता है कि उसका पालन करके समाज में नियम और व्यवस्था को उसे बनाए रखना होता है। इस प्रकार से लोकाचार और प्रथाएं सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, ताकि समाज में नियम और व्यवस्था बनी रह सके। अब बात करते हैं जनमत की, जिसे अंग्रेजी में पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। और इस बात से आप और हम बखूबी वाकिफ हैं कि पब्लिक ओपिनियन मैटर्स अ लॉट। पब्लिक ओपिनियन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर सामान्य रूप में भी हम देखते हैं तो लोग क्या कहेंगे मायने रखता है, लेकिन अगर सामाजिक नियंत्रण की बात आती है तब तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष बन जाता है। इसलिए जनमत भी सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। आदिम और आधुनिक समाजों में, यानी सभी प्रकार के समाजों में जनमत लोगों के व्यवहारों पर अंकुश रखता है। सभ्य समाजों में तो जनमत सरकार की नीतियों, संघों, राज्य, सामाजिक व्यवहार और समूहों पर अंकुश रखने वाली एक महान सामाजिक शक्ति बनकर के उभर कर सामने आया है, क्योंकि जनमत एक ऐसा प्रभाव डालता है जिससे कि जो नियम बनाने वाली क्षमता रखने वाली जो शक्ति होती है, उसे भी इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसे वही व्यवहार, वही नियम, वही बात समाज में लागू करनी होती है जो कि समाज के बहुत बड़े वर्ग के लिए, सभी के लिए लाभकारी हो और उनके लिए हित प्रदान करने वाली हो। क्योंकि इस पर जनमत जब बनाया जाता है या जनमत की जब जानकारी प्राप्त की जाती है तो उसके आधार पर ही निर्णय होता है। दंड और पुरस्कार भी सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि घर से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। घर में भी, परिवार में भी जब भी कोई बालक कोई अच्छा काम करता है तो उसे एप्रिसिएशन मिलता है, पुरस्कार मिलता है, और जब कोई गलत कार्य करता है तो उसे समाज में तो दंड मिलता है, लेकिन परिवार में भी उसके लिए दंड की व्यवस्था होती है। इसलिए व्यक्ति को शुरू से ही, प्रारंभ से ही समाज विरोधी ना करने, कोई भी कार्य ना करने की शिक्षा दी जाती है। उसके व्यवहार में उसे सम्मिलित करवाया जाता है कि वह हर व्यवहार इस प्रकार का करने का प्रयास करे जिससे कि समाज में नियम और व्यवस्था बनी रहे। यदि व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करता है और सामाजिक नियमों की अवहेलना करता है तो उसे दंड दिया जाता है। और परिवार से प्राप्त इन मूल्यों को व्यक्ति अपने भीतर समाहित करता है और जैसे जैसे
वो समाजीकरण के अन्य सोपानों में आगे बढ़ता जाता है, इस बात को बखूबी अपने जीवन में उतार लेता है कि उसका प्रत्येक कार्य इस बात को ध्यान में रख के किया जाए कि किस कार्य को करने से उसे पुरस्कार की प्राप्ति होगी, नहीं तो दंड की व्यवस्था भी समाज में पाई जाती है। नेता की अगर बात करें तो नेता सामाजिक नियंत्रण के प्रभावशाली साधन होते हैं। नेतृत्व में बहुत बड़ी शक्ति होती है और सफल नेतृत्व, सफल नेता समाज को सफलता की ओर लेकर के आगे बढ़ता है, जिसमें सभी का विकास होता है, नियम और मर्यादा की बातें होती हैं और समाज में नियंत्रण की व्यवस्था देखने को मिलती है। नेतृत्व और नेता भी कई प्रकार के हो सकते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक, परंपरावादी, चमत्कारिक, प्रजातांत्रिक। सभी नेता समाज में किसी न किसी रूप से नियंत्रण को बनाए रखने में सहयोग करते हैं, क्योंकि उनकी बातों का प्रभाव एक बहुत बड़े वर्ग पर पड़ता है और यदि उनकी बातों में नियंत्रण की बातें सम्मिलित हैं, सामाजिक मर्यादाओं की बातें सम्मिलित हैं, उनका आचरण इस प्रकार का है जिससे कि समाज में नियम और व्यवस्था का अनुकरण होता है, तो यकीनन एक बहुत बड़ा वर्ग उनसे प्रभावित होकर के उसी प्रकार के कार्य को करने का प्रयास करता है। कानून सामाजिक नियंत्रण की एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में जाना जाता है। इस बात से आप और हम बहुत अच्छे ढंग से वाकिफ हैं। कानून समाज में दो प्रकार से नियंत्रण स्थापित करता है, सकारात्मक और नकारात्मक तरीके से। नकारात्मक पद्धति में कानून कुछ कार्यों को करने के लिए मना करता है और ऐसा ना करने पर दंड की व्यवस्था करता है, जबकि सकारात्मक पद्धति में कानून कुछ कार्यों को करने का निर्देश देता है और उसके लिए पुरस्कार की व्यवस्था, प्रमाण पत्र की व्यवस्था करता है। इसीलिए कानून से हम सभी बहुत अच्छे ढंग से वाकिफ हों, ये सामाजिक नियंत्रण के लिए बेहद आवश्यक है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप सामान्य जीवन की उन मर्यादाओं को, उन मूलभूत मान्यताओं का पालन करें जिसमें किसी के भी अधिकारों का हनन ना हो, जिसमें सभी को समान अपने अधिकार को प्राप्त करने का वो पूरा मौका दिया जाए। और यदि इस प्रकार की व्यवस्था प्रजातांत्रिक रूप से समाज में देखने को मिले, व्यक्ति के द्वारा उससे जीने का मौका मिले, तो समाज में नियम और व्यवस्था को बनाए रखना अधिक सफल हो सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य भी सामाजिक नियंत्रण को स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि राज्य समाज में आंतरिक व्यवस्था और शांति को बनाए रखता है। व्यक्ति को समाज जो एक सहारा होता है वो राज्य से मिलता है, परिवार को एक सहारा राज्य से मिलता है, तो राज्य ये प्रयास करता है कि वहां पर शांति बनी रहे, वो उपद्रवों का दमन करता है, पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन को होने से रोकता है, अपराधियों को दंड देता है, उनको सुधार करने का प्रयास करता है, ताकि समाज में एक हित का प्रधानता बनी रहे, समाज में नियम की व्यवस्था बनी रहे और समाज में सामाजिक नियंत्रण का वो महत्वपूर्ण जो स्थान उसे मिलना चाहिए वो उसे प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त धर्म भी एक महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक नियंत्रण को स्थापित करने में निभाता है। अब बात आती है कि आखिर धर्म में ऐसा क्या है, धर्म में क्या नहीं है, ये सोचने की बात होती है, क्योंकि धर्म ही मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है। धर्म मानव में सद्गुणों का विकास करता है, धर्म उनमें एक सुरक्षा का भाव पैदा करता है, पवित्रता की भावना को विकसित करता है, एक संस्कारों के रूप में व्यक्ति के जीवन में उसका स्थान होता है और कर्तव्य और कर्म के रूप में वो नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। धर्म न सिर्फ सामाजिक जीवन के पक्ष को बल्कि आर्थिक जीवन के पक्ष पर भी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है कि कमाई भी सुचारू रूप से व्यक्ति की होनी चाहिए, जिसमें किसी को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो साथ ही साथ वो व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक संतोष धर्म देता है, तो लोकाचारों की पुष्टि भी धर्म करता है। इसीलिए धर्म
उन सभी पक्षों पर अपना कवरेज स्थापित करता है, या यूं कहूं कि धर्म में वो सभी बातें पाई जाती हैं जो कि व्यक्ति को एक संतुष्टि प्रदान करती हैं, और अपने संतुष्ट व्यवहार से व्यक्ति समाज में वह व्यवहार स्थापित करता है, अंतरक्रिया के द्वारा लोगों तक भी उसी बात को पहुंचाता है जिसमें सहयोग हो, जिसमें समर्पण हो, जिसमें सद्भावना हो। क्योंकि यदि व्यक्ति का व्यवहार नियंत्रित है तो अपने आप उसके द्वारा किया गया समाज में मर्यादित होगा। यदि उसमें सद्गुणों का विकास होगा तो उसके द्वारा किया गया व्यवहार जो है वो व्यक्तियों में, दूसरे व्यक्तियों में भी सद्गुणों को प्रेषित करेगा। और यदि वो सुरक्षित महसूस करेगा तो वो दूसरों को सुरक्षा प्रदान करेगा। यदि उसके पास पवित्रता का भाव होगा तो वो दूसरों को भी पवित्र रहने के लिए प्रेरित करेगा। व्यक्तित्व के विकास में जो धर्म की भूमिका है उसमें सर्वांगीण श्रेष्ठ गुणों का विकास होना संभव है। इसीलिए धर्म के द्वारा, धर्म जो धारण किया जाता है जिसमें नैतिक मूल्य भी सम्मिलित हैं, जिसमें व्यक्ति के वो सारे आचार विचार और व्यवहार सम्मिलित हैं जो कि समाज में वो स्थापित करता है, जिनका प्रयोग करता है, और एक प्रकार से वो मनोवैज्ञानिक संतोष को प्राप्त करता है ताकि उसके द्वारा किया गया व्यवहार दूसरे को भी वह मनोवैज्ञानिक संतोष दे सके। और धर्म की तरह ही नैतिकता भी सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। नैतिकता व्यक्ति को उचित और अनुचित का बोध कराती है और साथ ही उसे अच्छे कार्य करने के लिए निर्देश देती है। नैतिकता अनुचित और बुरे कार्यों को रोक लगाती है, और इसीलिए ही प्रारंभ से ही, बालपन से ही बच्चों को मोरालिटी की बात करी जाती है, नैतिकता की बात की जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने जीवन के इस संग्राम में आगे बढ़ता है, जीवन के सफर में आगे बढ़ता है, कई तरीके की बातों का उसे सामना करना पड़ता है, कई बार वो कई प्रकार के जीवन में संघर्षों को देखता है, तब उसको इस बात का भान रहता है कि किस प्रकार से उसके जीवन में नैतिकता का स्थान होता है और उसका प्रयोग करके वो सामाजिक नियंत्रण में सहायता प्रदान कर सकता है। सामाजिक नियंत्रण के जब साधन और अभिकरणों की बात की जाती है तो हम शिक्षा को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि शिक्षा वो सशक्त माध्यम बन के सामने आती है जो कि व्यक्ति के ज्ञान चक्षु नेत्र को खोलती है और उसके द्वारा किया गया व्यवहार समाज में एक स्थापित यानी रोल मॉडल के रूप में जाना जाता है। शिक्षित व्यक्ति से जो व्यवहार की अपेक्षा की जाती है उसका कारण ही यही है, क्योंकि यह माना जाता है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति संपूर्ण रूप से सोच विचार करके कोई भी कार्य करता है और उसके द्वारा किया गया कार्य लॉजिकल हो, उसके द्वारा किया गया कार्य नियमबद्ध हो, जिससे कि समाज में नियंत्रण की व्यवस्था बनी रह सके, सुचारू रह सके। और उसका कारण ये है कि सामाजिक नियंत्रण में जो शिक्षा है वो समाजीकरण के द्वारा दी जाती है। इसीलिए उसमें परिवार की भूमिका होती है, पड़ोस की भूमिका होती है, प्राथमिक और द्वितीयक साधनों की जो कि समाजीकरण से संबंधित होते हैं उन सभी की भूमिका होती है। लेकिन समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा समाज में यह नियम और व्यवस्था इसीलिए ही बनाई जाती है ताकि समाज में सभी लोगों के लिए सामान्य जीवन को जी पाना संभव हो सके। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है और बौद्धिक विकास के आधार पर उसके द्वारा किया गया कार्य समाज में अनुचितता को नहीं प्रमोट करे बल्कि उचित की ओर ही सबको लेकर के चले, सकारात्मक सहयोग प्रदान करे, ऐसी अपेक्षा की जाती है। नैतिकता के विकास के द्वारा ही शिक्षा अभिव्यक्त होती है, क्योंकि व्यक्ति अपने व्यवहार में जब नैतिकता को समाहित करता है, उसका संपुट उसके संग होता है, तो अपने आप उसके द्वारा किया गया कार्य समाज में नियंत्रण को स्थापित करने में सहयोग करता है। संस्कृति का हस्तांतरण भी शिक्षा के द्वारा ही होता है।
यानी कि व्यक्ति अपनी शिक्षा से अपने व्यवहारों में उन सांस्कृतिक तत्वों को सम्मिलित करता है, और जब वो दूसरे से अंतर्क्रिया करता है, व्यवहार करता है, तो वो उसे हस्तांतरित करता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में सहयोग करता है। सामाजिक अनुकूलन में भी शिक्षा सहयोग प्रदान करती है। एक शिक्षित व्यक्ति जब किसी भी समाज का सदस्य बनता है तो वह वहां पर अनुकूलन स्थापित करने का प्रयास करता है, उन बातों को सीखता है जो कि समाज स्वीकृत होती हैं, जो कि समाज में सहयोग प्रदान करती हैं, जिससे कि समाज में नियम और व्यवस्था बनी रहे। मानव को सभ्य बनाने में सहयोग प्रदान करती है शिक्षा, और आर्थिक जीवन को संरक्षण प्रदान करने का कार्य करती है शिक्षा। इसीलिए शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण पक्षों को प्रभावित करती है, चाहे वो उसका सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र हो। और जब व्यक्ति के सभी पक्षों पर जीवन के शिक्षा का प्रभाव देखने को मिलता है तो यकीनन उसका व्यवहार मर्यादित हो, ऐसी उससे अपेक्षा की जाती है। और इस अपेक्षा पर सफल होने के लिए वह व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है, शिक्षित व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है, वो समाज में नियंत्रण की स्थापना करने में सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार से समाजशास्त्र में सामाजिक नियंत्रण में इन सभी साधनों और अभिकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समय समय पर एक व्यक्ति अपने जीवन में अनेक साधनों से, अभिकरणों से रूबरू होता है, लेकिन हर अभिकरण और हर साधन समय अनुकूल अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, जिसका लक्ष्य समाज में नियम की स्थापना करना, व्यवस्था को स्थापित रखना और सभी के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करना होता है। सामाजिक जीवन में सहयोग की आवश्यकता है, एकता की आवश्यकता है। इस बात की महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि सभी लोग मिलकर के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करें। हालांकि यह एक कठिन कार्य बनकर के कई बार प्रतीत होता है, लेकिन नियम अनुकूल चलने से इसको प्राप्त करना भी सरल और सफल बन सकता है। इसीलिए समाजशास्त्र में सामाजिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारा गया।